हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। इस बेसिस के बारे में, इन दो बेसिस के बारे में डिटेल में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो क्लास 11th के लिए बीबीए, बीसीए, एमबीए एंड आपके जो एमसीए या बीटेक में भी फर्स्ट ईयर में अकाउंट का एक पेपर होता है। इन कोर्सेज के अगर आप हैं तो ये लेक्चर वीडियो की जो सीरीज मैं इस समय बना रही हूँ, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। एंड इस सीरीज में आज मेरा 9th लेक्चर वीडियो है। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैश बेसिस के बारे में बताऊंगी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, क्या मतलब है, क्या फायदे हैं कैश बेसिस के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये समझेंगे। और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मैं आपको अक्रूवल बेसिस के बारे में बताऊंगी, सेम क्या होता है, इसके कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। एंड हम जो वही जो क्वेश्चन है ना, हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इनकम निकालेंगे। एक फर्म होगी, उसका इनकम निकालेंगे। जब कैश बेसिस से इनकम निकालेंगे तब कैसे कैलकुलेशन होगा, और अगर अक्रूवल बेसिस से उस फर्म की इनकम निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होंगे, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे एक आज के लेक्चर में। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले मैं कैश बेसिस के बारे में बताती हूँ। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश बेसिस यानी जब कैश मिले, ठीक है, किसी भी फर्म में जब कैश मिले या कैश जब जाए, ठीक है। हमने कोई सेल की है तो कैश जब आए, और अगर हमने कुछ खरीदा है, जब हम कैश में पेमेंट करें तभी उस ट्रांजेक्शन को माना जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन तब हुआ है, एंड तभी उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात कही गई है इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ये वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, ये वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाता है, व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश रिसीव हुआ है या कैश पे हुआ है तभी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब किया जाएगा जब कैश हमने रिसीव किया। खर्चे को कब या एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब हमने कैश को पे किया, ठीक है। तो ये बात कही गई है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एंड ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें क्या है कि अगर इनकम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल रेवेन्यू हुआ है, इनकम हुआ है, यानी जो भी आपने कैश रिसीव किया है, एंड जो भी खर्चे हैं, खर्चे मतलब जो भी हमने कैश में पेमेंट किया है, उसको माइनस करेंगे तो निकल के आएगा प्रॉफिट लॉस जो भी है, ठीक है। तो दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक बात और है, जब मैं अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ा रही थी, ठीक है, तो मैंने वहां पे पढ़ाया था ना, आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, एडवांस इनकम का खर्चा, एडवांस इनकम बताई थी, ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे ना, प्रीपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस, ये सब टर्म आपको बताए थे ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा कोई खर्चा नहीं होगा जो मतलब हो गया है, उसका पेमेंट नहीं किया है तो वो नहीं माना जाएगा ना। कैश बेसिस में केवल कैश जो आ गया उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश जो चला गया उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कुछ भी आउटस्टैंडिंग है या हमने कुछ एडवांस पे पेमेंट कर दिया है, वो सब यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक बात, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये कहाँ पे यूज होती है, ये जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टॉपिक है पूरा, ये जो चैप्टर है, ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। 4 या 5 लेक्चर वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैंने कवर किया था। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें बनता है एक अकाउंट बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है ना, वो कैश बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो वहां पे ये यूज होता है। या ऐसी कोई फर्म है जहां पे सारे ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश में हो रहे हैं ना, तो वहां पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होती है, ठीक है। तो दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब सवाल ये आता है कि इसके कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसके मेरिट की बात करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, मेरिट क्या है। तो सबसे पहला मेरिट इसका ये है कि बहुत आसान है, कितना सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अभी आगे चल के जब मैं अक्रूवल बताऊंगी तो वहां पे आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है, कुछ एडवांस है, ठीक है, तो वो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। कैश आया है तो रिकॉर्ड करो, कैश गया है तो रिकॉर्ड करो, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड मत करो,
ठीक है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज इसका मेरिट है। दूसरा इसका मेरिट क्या है कि यहाँ पर एस्टिमेट बहुत कम करने हैं। यहाँ पे कोई भी जजमेंट या कह लीजिए एस्टिमेट बहुत कम करने हैं, इससे इसमें बायसनेस के चांसेस बहुत कम है। तो ये इसका दूसरा मेरिट है। तीसरा मेरिट क्या है कि ये सूटेबल है उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किसमें हो रहे हैं, कैश में हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कैश में हो रहे हैं। तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या है कि इससे जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, ठीक है, अगर फर्म कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रही है तो इससे जो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा या जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी ना, दैट वुड नॉट बी करेक्ट। वो सही ट्रू पोजीशन नहीं पता चलेगी। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है या एडवांस में कुछ पेमेंट वगैरह किया है, उन सबको इग्नोर करता है। इसलिए इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आती है वो करेक्ट नहीं होती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। एंड दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े थे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें एक मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये इसकी दो लिमिटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराती हूं एक क्वेश्चन, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे क्या इसमें होता है। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पेन ले लेती हूँ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में एक थे मिस्टर अशोक। ठीक है, इन्होंने कैश सेल की कितनी की, 390 की, 3,90,000 की कैश सेल हुई। ठीक है, क्रेडिट सेल कितने की हुई, 1,60 की, 1,60,000 की क्रेडिट सेल की। फिर इनके जो एक्सपेंस थे उस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, इनके जो एक्सपेंस थे वो 270 के, 2,70,000 के एक्सपेंस थे, जिसमें 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। अभी इन्हें 80,000 पे करना है। ठीक है, 270 का खर्चा था, 80,000 अभी पे नहीं किया है, करना है। तो आपको क्या करना है, आपको मिस्टर अशोक की इनकम बतानी है 2023-24 की। कैसे बतानी है, यूजिंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अभी हम सेम क्वेश्चन करेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, तो कैश बेसिस से करेंगे तो कैसे इनकी इनकम क्या निकलेगी। तो देखिए, इनकम निकालने के लिए क्या करें, इनकम निकालने के लिए रेवेन्यू, ठीक है, एंड एक्सपेंसेस। ये जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर अशोक का रेवेन्यू कितना हुआ था, एक्सपेंस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा कि इनकी इनकम या कह लीजिए जो भी प्रॉफिट लॉस है इनको क्या हुआ था। ठीक है, या कह लीजिए इनकम इनको क्या हुई थी, ये निकल के आ जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अब बताइए, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो कितने का रेवेन्यू हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर पे, मिस्टर अशोक को कितने का रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, तो जो मिस्टर अशोक है, इन्होंने कैश सेल कितने की 390 की, क्रेडिट सेल कितने की 160 की। क्रेडिट सेल मतलब सेल की है बट उसको उसका अभी पैसा आया नहीं है, दैट इज क्रेडिट सेल। तो कैश बेसिस में क्या बोलता है कि जो कैश रिसीव हुआ है उसी को कंसीडर करेंगे। तो यानी हम क्या मानेंगे कि मिस्टर अशोक को कितने की सेल हुई, कितने का रेवेन्यू हुआ, 390 का रेवेन्यू हुआ। ठीक, अब खर्चे की अगर हम बात करें, इनके खर्चे क्या थे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, 270 का खर्चा हुआ था इनका, 270 का खर्चा हुआ था, लेकिन उसमें से 80,000 अभी इन्होंने पे नहीं किया है। ठीक है, तो कैश बेसिस क्या कहता है कि केवल जो कैश गया है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो 270 में से 80 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 190। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक मिनट रबड़ से मिटाते हैं, क्या आ जाएगा, 190 आएगा ना, क्या आ जाएगा, 190 आएगा, माइनस किया, 270 का पूरा खर्चा था लेकिन 80 का तो पेमेंट ही नहीं किया ना, तो यानी नेट में खर्चा कितना हुआ, कितना कैश गया, 190 कैश गया। ठीक है, 190 का कैश गया। तो अगर आपको कैश बेसिस के हिसाब से इनकी इनकम निकालनी है तो क्या करेंगे, रेवेन्यू में से इनकम को माइनस करिए तो कितनी आ गई, 2 लाख। यानी ये जो मिस्टर अशोक है, इनकी इनकम कितनी हुई इस फाइनेंशियल ईयर में, 2 लाख की इनकम हुई। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है अगर कैश बेसिस हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ अक्रूवल बेसिस की। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, तो अक्रूवल बेसिस के बारे में थोड़ा सा हमने तब भी डिस्कस किया था जब मैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आपको बता रही थी, वहां पे भी अक्रूवल बेसिस आया था, वहां पे अक्रूवल का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न या अक्रूड। यानी किसी भी इनकम को एज ए इनकम कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब वो अक्रू हुई, जब वो अर्न हुई।
ये मैटर नहीं करता है कि कैश अभी हमें रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, तब उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कोई सेल हुई, तब उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जब बायर के पास सामान पहुंच गया, अब बायर पे ऑब्लिगेशन है कि हमें पेमेंट करे, तब उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि कैश रिसीव हुआ है अभी हमें कि नहीं हुआ है। भले ही कैश 1 महीने बाद रिसीव हुआ, लेकिन अगर वो रेवेन्यू आज हमने अर्न किया है तो उसे आज रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज अक्रूवल बेसिस, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है जैसे क्रेडिट सेल हुई, यानी उधार पे सेल की गई है, तो इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा सेल के रूप में। ये मैटर नहीं करता, इररिस्पेक्टिव है कि भले ही अभी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही कोई भी खर्चा है तो इसे एज अ खर्चा आज रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उसका पेमेंट हमने 10 दिन बाद किया है, बट अगर कोई खर्चा हुआ है, ठीक है, तो उसको आज के डेट पे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। तो दिस इज अक्रूवल बेसिस। एंड अक्रूवल बेसिस की बात करें तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, तो अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है 2 अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। एक हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, वही मैं बात की थी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने इसी की बात की थी कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है। ये मैटर नहीं करता है कि कैश आज हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने वो सामान बेचा है, ठीक है, तब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, भले ही उसका पेमेंट 1 हफ्ते बाद आए, ठीक है। प्लस मैचिंग प्रिंसिपल। तो अक्रूवल ये जो बेसिस है ये 2 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक मैचिंग प्रिंसिपल और दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक बात और है, इसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, इसमें फिर एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे कोई खर्चा है, वो हो गया है खर्चा, बट अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग का है, इसमें फिर एडजस्टमेंट होते हैं। एडवांस में अगर कुछ पेमेंट किया है या एडवांस में कुछ इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, तो उसके एडजस्टमेंट होंगे। आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंस, जो आउटस्टैंडिंग है उसके एक्सपेंस के एडजस्टमेंट होंगे, प्रीपेड के एडजस्टमेंट होंगे। तो अक्रूवल बेसिस में एडजस्टमेंट होते हैं। और एक बहुत खास बात है, एज पर कंपनी एक्ट 2013, हम जानते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती है ना। तो कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है कि हर कंपनी को क्या फॉलो करना है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करना है फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक ऑफ अकाउंट। अपने बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कंपनीज को अक्रूवल बेसिस ही यूज करना है, ठीक है, कैश बेसिस नहीं यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज करिए मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 2025 इस समय चल रहा है, तो 1 मार्च को रेंट ड्यू हो गया है, तो हम उसको खर्चा मानेंगे कि रेंट 1 मार्च को ड्यू हो गया था। भले ही हमने अभी उस रेंट का पेमेंट किया है नहीं किया ये मैटर नहीं करता है, बट वो खर्चा 1 मार्च को ड्यू हो गया है, तो ये अक्रूवल बेसिस में आता है, ठीक है। अब चलिए मैं इसके कुछ मेरिट्स और लिमिटेशन बता देती हूँ। सबसे पहला मेरिट, अक्रूवल बेसिस का मेरिट क्या है, ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, दिस इज मोर साइंटिफिक मेथड। इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है कि इसी को फॉलो करना है, एंड अकाउंटेंट इसी को फॉलो करते हैं, ठीक, ये इसका पहला मेरिट। दूसरा मेरिट क्या है, अक्रूवल बेसिस यूज करके जो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आएगी, वो सही होगी, वो करेक्ट होगी, वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। लिमिटेशन की बात करूं तो ये इतना सिंपल नहीं है, जैसा कैश बेसिस था ना उसकी तरह ये इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी क्या है, इट इज मोर इलेबोरेट, बहुत सारे एडजस्टमेंट, थोड़ा प्रोसीजर लंबा होगा, तो इट इज मोर इलेबोरेट और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक। अब करते हैं हम वही सेम जो क्वेश्चन था ना, वही सेम क्वेश्चन हम एक बार अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, जो हमने पिछले, अभी हमने कैश बेसिस पे किया था ना, वही अब हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, ठीक। वेट, हाँ, अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, मैं पेन ले लूं। सेम क्वेश्चन है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर अशोक हैं, इन्होंने कैश सेल कितने की 390 की, क्रेडिट सेल कितने की 160 की, ठीक है। एक्सपेंस कितने हुए 270 के, जिसमें 80,000 इन्होंने अभी नहीं पे किया है, तो आपको क्या पता करना है, इनकम, ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू, इनकम पता करनी है ना, तो पहले रेवेन्यू क्या हुआ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर अशोक का, एंड उसके बाद रेवेन्यू के बाद इनके खर्चे क्या थे इस फाइनेंशियल ईयर में। खर्चे में से इनकम को माइनस, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करें तो निकल के आ जाएगी इनकम, या कह लीजिए जो भी प्रॉफिट लॉस है वो निकल के आ जाएगा, ठीक। ऐसे करेंगे। तो रेवेन्यू बताइए,
अगर हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का यूज करेंगे तो मिस्टर अशोक को कितने का रेवेन्यू हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में? तो देखिए उन्होंने कैश में सेल की 390 की, 390 की इन्होंने कैश में सेल की, ठीक है। और क्रेडिट में कितने की सेल की? 160 की सेल की। और ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भले ही क्रेडिट में सेल किया, आज नहीं तो कल उसका पैसा आएगा ना, ठीक है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा एज रेवेन्यू, वो उससे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यानी इनका टोटल रेवेन्यू कितने का हुआ? ऐड कर दीजिए इसको, कितना हुआ? 5,50,000, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू कितना हुआ? 5,50,000 का इनका रेवेन्यू हुआ। खर्चा कितना है? खर्चा था 270 का। भले ही उन्होंने 80,000 नहीं पे किए, पर 270 का तो टोटल खर्चा था ना, ठीक है। तो यानी एक्सपेंस कितना हुआ? 270 का एक्सपेंस। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये नहीं मैटर करता कि कैश रिसीव हुआ है कि नहीं, या कोई खर्चा है उसका पेमेंट किया है कि नहीं, ये नहीं मैटर करता। खर्चा हुआ है तो रिकॉर्ड करो, और अगर रेवेन्यू अर्न किया है तो उसे रिकॉर्ड करो। कैश रिसीव हुआ कि नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता है। तो ये दोनों आ गया। अब इसको कर दीजिए माइनस, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 280, ये आ गया। इनकम कितनी हुई? सेम क्वेश्चन, देखिए वही सेम क्वेश्चन जब मैंने कैश बेसिस से किया तो इनकम मिस्टर अशोक की कितनी निकल के आई थी? 2 लाख। और जब मैंने अक्रूवल बेसिस पे किया तो इनकम कितने निकल के आई? 280। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है इनकम में। तो कंपनी एक्ट 2013 में यही कहा गया है कि सही इनकम या सही फाइनेंशियल पोजीशन इसी मेथड को फॉलो करके पता चलेगी। तो हर कंपनी को यही मेथड फॉलो करना है, यही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक किया करिए। एंड हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें नहीं मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि ये लेक्चर यूजफुल था कि नहीं था। एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, किया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।